तो आइए क्लास 10th हम लोग कार्बन तथा उनके यौगिक के अपने अगले लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। मैं हर्षि शुक्ला और आज मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा इसी चैप्टर के एक नेक्स्ट टॉपिक को जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन पढ़ने के पहले हाइड्रोकार्बन होता क्या है इसके बारे में जानकारी आवश्यक है, क्योंकि जब तक इसके बारे में हम नहीं जानेंगे तब तक हम लोग का काम चलने वाला नहीं है। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है सबसे पहले हम ये समझते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन जैसा कि नाम है हाइड्रो और कार्बन। ठीक है, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन और कार्बन मीन्स कार्बन। सिंपल, हाइड्रोजन कार्बन। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि वे यौगिक जो हाइड्रोजन तथा कार्बन द्वारा मिलकर बनते हैं, उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है समझ में आ गया कि ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन द्वारा मिलकर बने होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। बस इतना ही इसका डिफिनेशन है। एग्जाम्पल में अगर आप लिखना चाहिए तो लिख लीजिए C2H4, C2H6, C2 नहीं, अब C2 गड़बड़ हो जाएगा, फिर ज़्यादा हो जाएगा, C3H8, मतलब बहुत ढेर सारे जिसमें केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन की उपस्थिति हो, वो उसके एग्जाम्पल है। ठीक है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ और ना हो। बोलो क्लियर है, सफा करें। देखिए हाइड्रोकार्बन जो है ये एक बहुत बड़ा फैमिली है, बहुत बड़ी फैमिली है, और अपना जो शुरुआत वाला पार्ट है पूरा का पूरा इसी पे डिपेंडेंट ही है, पूरा इसी पे बात ही होनी है। तो चलिए बात करते हैं। तो जो अपना हाइड्रोकार्बन है इसको हम अगर ब्रांच में बांटना शुरू करें, ब्रांच में बांटने से शुरुआत करें तो हाइड्रोकार्बन के दो परिवार बन जाते हैं शुरुआत में ही, मतलब ऊपर से ही दो डिवाइडेशन होता है। पहला है एलिफेटिक और दूसरा है एरोमेटिक। एलिफेटिक और एरोमेटिक। अब आप कहेंगे सर एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? देखिए, अगर कार्बन खुली चेन में हो, कैसे खुली चेन में, ओपन चेन में, जैसे समझिए 4 कार्बन हमने लिया यहां पे, ये सब के सभी आपस में कैसे हैं, जुड़े तो हैं लेकिन खुली चेन में है, आपस में बंद नहीं है। और यही चीज हम एक फिर से देखें, 4 कार्बन है लेकिन ये आपस में कैसे हैं, एक बंद चेन बना रहे हैं या एक बंद श्रृंखला बना रहे हैं। तो अगर खुली श्रृंखला हुई,
खुली श्रृंखला या खुले में होंगे या सीधे में होंगे तो उसको हम एलिफेटिक बोलेंगे, और अगर वो बंद श्रृंखला हुई तो उसे हम क्या बोलेंगे, एरोमेटिक बोलेंगे। सिंपल है, समझते चलिए बस। देखिए तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कैसे होंगे, वे हाइड्रोकार्बन यौगिक जो खुली श्रृंखला में होंगे उन्हें हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कहेंगे। कैसी श्रृंखला, खुली श्रृंखला। एग्जाम्पल पे ऐसे आप लिख सकते हैं सी सी सी, अब हाइड्रोजन भी तो लगाना पड़ेगा ना, एच 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 एच, ढेर सारे एच, बहुत ढेर सारे एच। बोलो क्लियर है। और इनका क्या होगा एरोमेटिक का, वे हाइड्रोकार्बन जो बंद श्रृंखला में होंगे। कैसे होंगे भैया, वो बंद होंगे, वो कभी भी ओपन नहीं होंगे, क्लोज्ड होंगे, मतलब वो एक बंद चेन का फॉर्म करेंगे। और बंद चेन के लिए मिनिमम हमको 3 कार्बन चाहिए, 2 कार्बन कभी भी बंद चेन नहीं बना सकते। 3 कार्बन, 4 कार्बन, 3 के बाद जितने भी होंगे सबके सभी बंद चेन का निर्माण कर सकते हैं। खुली चेन का निर्माण तो 2 से चालू हो जाएगा, लेकिन बंद चेन का निर्माण 3 से चालू होगा। क्लियर है बात, नोट कर लीजिए। तो एलिफेटिक कैसे होंगे, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन हम उनको कहेंगे जिनका खुला चेन होगा, और एरोमेटिक उनको कहेंगे जिनका बंद चेन होगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, एच एच एच। बोलो क्लियर है, सफा कर दें। तो एलिफेटिक एरोमेटिक कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं था, छोटा सा टॉपिक था अपने क्लास 10th के सिलेबस में। ध्यान दीजिए कि एरोमेटिक जो है ये हमारे 10th के सिलेबस में नहीं है। हमको जानकारी चाहिए, इसके बारे में हमको जानते रहना चाहिए, बट हमारे 10th में एरोमेटिक का ज़्यादा पार्ट नहीं है। हमारे 10th के सिलेबस में मेनली है एलिफेटिक। अब एलिफेटिक को भी हम सोचते हैं डिवाइड कर दें, तो एलिफेटिक जो होता है वो भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला होता है संतृप्त और दूसरा होता है असंतृप्त। तो अब जब हम आगे बढ़े तो ये कैसे डिवाइड हो गए, संतृप्त में संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त असंतृप्त क्या होता है, अभी इसको हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन बेटा वो होते हैं वे हाइड्रोकार्बन जिसमें हाइड्रोजन पर्याप्त मात्रा में, जिसमें हाइड्रोजन कैसे होते हैं, जिसमें हाइड्रोजन पर्याप्त मात्रा में होते हैं। मतलब यहां पे हाइड्रोजन की कोई भी कमी नहीं होती है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं यहां पे हमारे पास हाइड्रोजन की कोई भी कमी नहीं होती है। इसका उदाहरण क्या होता है, तो इसका सबसे बड़ा जो उदाहरण होगा वो होगा अभी एल्केन।
इसको ऐसे नोट करिए, एल्केन हो गया। और असंतृप्त कैसे होते हैं? वे हाइड्रोकार्बन जिसमें हाइड्रोजन पर्याप्त मात्रा में, जिसमें हाइड्रोजन पर्याप्त मात्रा में, ठीक है। तो ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हम उनको कहते हैं भैया जिनमें हाइड्रोजन पर्याप्त मात्रा में नहीं होती। देखिए ध्यान दीजिए, पर्याप्त मात्रा में हाइड्रोजन नहीं होता है, इसी कारण से द्वि और त्रिबंध बनता है। अगर पर्याप्त मात्रा में होता है तो एकल बंध बनता है। अब देखिए, एकल बंध बनाना द्विबंध बनाने के कंपेयर में ज्यादा कम ऊर्जा भी लगती है, और अच्छी चीज ये होती है कि वो स्थायी बंध होता है। मतलब जो एकल बंध बनता है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में या कार्बन कार्बन के बीच में, तो वो द्वि और त्रिबंध के कंपेयर में ज्यादा सही तरह का बंध होता है या ज्यादा रिलायबल बंध होता है। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पे संतृप्त और असंतृप्त की हम बात कर रहे हैं। तो संतृप्त ऐसे होते हैं कि जिसमें हाइड्रोजन जो होता है हमारे पास पर्याप्त मात्रा में मिलता है, मतलब इसमें जो इनकी क्वांटिटी होती है हाइड्रोजन की वो एकदम कंप्लीट होती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन असंतृप्त की बात करें तो असंतृप्त में देखिए ध्यान दीजिए, जो बंध बनते हैं वो द्वि और त्रिबंध बनते हैं, एकल बंध नहीं बनता है, द्वि और त्रिबंध। तो द्विबंध और त्रिबंध बनता है तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। तो एल्कीन जो होता है बेटा, एल्कीन में द्विबंध बनता है और एल्काइन में त्रिबंध बनता है, एल्केन में एकल बंध बनता है। क्लियर है बात? तो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, क्लियर है? तो एलिफेटिक का जो ये पार्ट है, हमको यही चीज मेनली 10th में अपने सिलेबस में हमको पढ़ना है। टाइम मिलेगा तो एरोमेटिक भी थोड़ा थोड़ा देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो अपने बोर्ड के सिलेबस में फिलहाल तो यूपी बोर्ड में नहीं है। क्लियर है? पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा इस पार्ट को, जिससे हम लोग एल्केन, एल्कीन और एल्काइन की बात शुरू कर सकें। ठीक है? चलिए देखिए, अब हम बात करते हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन की। ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं एल्केन। एल्कीन और तीसरा है एल्काइन, या इसको ऐसे बोलना भी गलत नहीं है, एल्केन को हम ऐसे बोल सकते हैं एकल बंध, एल्कीन को हम बोल सकते हैं द्विबंध, और एल्काइन को हम बोल सकते हैं त्रिबंध। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है? अब समझते हैं कैसे हम करेंगे। जैसे हम एक काम करते हैं, अब देखो आप ये तो लिख ही सकते हो ना कि ऐसे हाइड्रोकार्बन
जिसमें, अच्छा परिभाषा भी चलिए लिखवा ही देते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन जो एकल बंध द्वारा बनते हैं उन्हें हम एल्केन कहते हैं। क्लियर है बात? तो एल्केन कौन होते हैं हमारे? ऐसे हाइड्रोकार्बन जो एकल बंध द्वारा बनते हैं। यही चीज इसमें छाप देंगे, बस क्या करेंगे कि एकल बंध की जगह हम क्या कर देंगे, यही सेम चीज, ये एकल बंध की जगह किससे बनेंगे? द्विबंध से बनेंगे। तो इसे हम इसमें कर देंगे और यही सेम चीज इसमें भी लिख देंगे, वो क्या हो जाएंगे? त्रिबंध से बनेंगे। किससे बनने लगेंगे? त्रिबंध से। ऐसे हाइड्रोकार्बन जो त्रिबंध से बनते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? एल्काइन बोलते हैं। पॉज करके नोट कर लीजिएगा जल्दी से इसको, ठीक है। चीजें वही हैं कि एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध ही इन लोग के बीच में अंतर स्थापित करेगा, ठीक है। हो गया तो इसको इरेज करें। बस ये क्या होगा, यहां पे जैसे एकल बंध को द्विबंध कर देंगे, यहां पे त्रिबंध कर देंगे, यहां पे एल्केन की जगह एल्कीन कर दीजिएगा, यहां पे एल्काइन कर दीजिएगा। क्लियर? कर दें इसको सफा। अब चलिए एक काम करते हैं, इन सभी के पहले सदस्यों को जानते हैं कि इनका पहला सदस्य कौन होगा। पहला सदस्य मतलब कि जैसे इसमें है एल्केन है। अब देखिए कार्बन कैसे शुरू होगा, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, सदस्यों की शुरुआत ऐसे ही तो होती है ना, छोटे से बड़ा हम जाएंगे। तो एक कार्बन से शुरुआत करते हैं। एक कार्बन से शुरुआत हुई तो आप भी जानते हैं एक कार्बन एक हाइड्रोजन संग हाइड्रोजन एक एकल बंध बनाएगा। बोलो क्लियर है? इसका पहला सदस्य देखते हैं। तो बेटा इसके पहले सदस्य में देखिए, जो कार्बन अगर एक हुआ तो कार्बन जो है हाइड्रोजन संग कैसा बंध बनाता है? हमेशा एकल बंध बनाता है, द्विबंध तो बना नहीं सकता। और अगर द्विबंध नहीं होगा तो क्या वो एल्कीन कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। मतलब इसमें जो पहला सदस्य होगा वो एक कार्बन नहीं होगा। इसमें देखते हैं कार्बन, अभी यहां पे जैसे हुआ कि कार्बन जो है हाइड्रोजन संग हमेशा कैसा बंध बनाएगा? एकल बंध बनाएगा। तो एकल बंध बनाएगा, द्विबंध नहीं हो सकता, तो त्रिबंध तो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब यहां पे एक कार्बन का भी, एल्कीन में भी एक कार्बन का कोई सदस्य नहीं होगा। क्लियर है बात? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH4। बोलो क्लियर है? अब हम आते हैं दूसरे सदस्य पे। कितने कार्बन? दो कार्बन। अब देखिए एकल बंध है तो मतलब कार्बन कार्बन के बीच में भी एकल ही बंध होना चाहिए, और बाकी जो होगा वो तो होगा ही। तो एकल बंध, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, तो क्या हो जाएगा ये? C2H6। क्लियर? इसमें आते हैं, देखते हैं इसमें दो कार्बन का दूसरा सदस्य होगा कि नहीं होगा? दो कार्बन। अब देखिए दो कार्बन को हम चाहे तो द्विबंध से तो जोड़ सकते हैं ना, पॉसिबिलिटी है, आराम से जोड़ सकते हैं। तो दो कार्बन, अब इस कार्बन को कितनी संयोजकता होती? चार होती, तो दो पूरा हो गया H H। इसका भी कितना है? दो H H। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? C2H4। मतलब इसका जो, या एल्कीन का जो प्रथम सदस्य होगा वो दो कार्बन का होगा। समझ में आ रही बात? इसका एक, एल्कीन में कभी भी एक कार्बन का कोई सदस्य होगा ही नहीं। तो प्रथम सदस्य इसका दो से शुरू हुआ। त्रिबंध की बात करें तो कार्बन कार्बन के बीच में कितने बंध? तीन बंध, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन। बोलो C2H2। और सेम उसी तरह एल्कीन में भी प्रथम सदस्य कितने का? दो कार्बन का। एक कार्बन का कोई सदस्य नहीं, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन हमेशा एकल ही बंध से जुड़ेंगे, और जब तक द्विबंध और त्रिबंध नहीं आएगा तब तक उसको एल्कीन और एल्काइन हम नहीं बोल सकते।
बोलो क्लियर है। अगला एक सदस्य और बना के देख लें। चलिए कितने कार्बन ले लेंगे हम, 3 कार्बन। अब भैया एल्केन है तो हमको एकल ही बंध लगाना है या सिंगल बॉन्ड लगाना है, दोनों चीज बोल सकते हैं, सिंगल बॉन्ड भी बोल सकते हैं, एकल बंध भी बोल सकते हैं। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो क्या हो जाएगा C3H8। गिन लीजिएगा 1 2 3 कार्बन, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहां पे रुक जाना, इसको फिर से मत गिन लेना, नहीं पता लगे 9 कर दो। जहां से करो वहां पहचान बना लो कि यहां से शुरू कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। बोलो क्लियर है। इसकी हम बात करें तो कार्बन कितने, 3 कार्बन। अब देखिए हमको क्या लगाना है, द्विबंध लगाना है। कितना बंध, द्विबंध लगाना है। तो द्विबंध देखो, अब ये मत करना कि आप हर कार्बन के बीच में द्विबंध लगा दो, नहीं, किसी भी 2 कार्बन के बीच में ही द्विबंध। तो हम इन दोनों के बीच में लगाएं, चाहे इन दोनों के बीच में, बात तो वही है, तो हमने इन दोनों के बीच में लगा दिया। हाइड्रोजन लगाएं तो देखो 2 हो गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इस पे कितना, इससे ये हो जाएगा तो 3 हो गया, 1 हाइड्रोजन। इस पे देखें तो 1 2 3, तो ये क्या हो गया 3 4 5 6, तो C3H6। बोले क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। यहां पे कितने कार्बन, 3 कार्बन। अब देखिए हमने कहा है ना कि त्रिबंध है, इसका मतलब ये नहीं कि सब हर कार्बन के बीच में त्रिबंध लगा दी, किसी 2 के बीच में लगा दीजिए। तो हमने चलो अब की बार इधर लगा दिया, इसको भी जोड़ दिए। अब त्रिबंध 1 हो गया, तो ये इससे आपस में कैसे जुड़ेगा, ये तो सिंगल बंध से ही जुड़ेगा या एकल बंध से ही जुड़ेगा। तो अब इसमें कितना हाइड्रोजन की आवश्यकता, 3 पहले से है, 1 इस पे, 3 1 4 है, तो इस पे कोई आवश्यकता नहीं, इस पे 1 2 3, क्या हो जाएगा C3H4। बोलिए बात समझ में आ रही है। देखिए मैक्सिमम अगर हमको चेन बनाना होगा तो 4 से 5 से ज्यादा नहीं बनाना होगा, 3 तक मैंने बनवा ही दिया है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, जो हमने चेन बनाया है इसको हम सफा कर देते हैं, हम बस सूत्रों को छोड़ेंगे। अगर आप लोग नहीं नोट कर पाए तो थोड़ा रिवाइंड करके इसको पॉज कर दीजिएगा, ठीक ठीक। अब इसको थोड़ा अरेंज वे में लिख लेते हैं। इसका पहला सदस्य CH4, इसका दूसरा सदस्य C2H6, इसका तीसरा सदस्य C3H8। अब देखिए पॉसिबल नहीं कि हर बार हम इसको बार बार बना के ही करें, क्योंकि बनाने में जैसे अभी 3 चेन तक था तो हमने जल्दी बना लिया। 4 कार्बन होता तो टाइम लगता, 5 होता तो और टाइम लगता, 6 होता तो और टाइम लगता, तो हमारा टाइम भी तो हमको देखना है ना। तो हम इसका अगर हम कहें 7वां सदस्य क्या होगा, तो हमको कुछ तो करना होगा ना कि हम सूत्र से लगाएं जल्दी से हो जाए। तो अब देखिए एक हम सूत्र यहां पे देखेंगे, पहले इसको भी लिख लें, C2H4 और इसका क्या हो जाएगा C3H6। इसका पहला सदस्य C2H2, इसका दूसरा सदस्य C3H4, ठीक है। अब देखिए क्लियर सी बात है, अब हमको एक सूत्र बनाना होगा जिससे हम इसको आसानी से कर सकें। तो देखिए जो सूत्र होगा हमारा कुछ ऐसा होगा, CN मतलब यहां पे कार्बन की संख्या, H 2N। देखिए सबके लिए अपना अलग अलग सूत्र है, इसके लिए अलग है, इसके लिए अलग है, इसके लिए अलग है। इसका सूत्र क्या है CN, N क्या है, N यहां पे है कार्बन की संख्या। तो जो हमारी कार्बन की संख्या है, जब हम उसको दुगना कर देंगे, अगर वो एल्कीन होगा तो जो कार्बन की संख्या है उसको दुगना कर देंगे तो जो संख्या आएगी वो किसकी संख्या बन जाएगी, हाइड्रोजन की संख्या बन जाएगी। क्या ये सही है गड़बड़, एक बार चेक करते हैं जो हमने बनाया था। कार्बन की संख्या यहाँ कितनी है 2, और 2 को दुगना करेंगे तो कितना होगा 4। तो देखो सही है, हमने इसको बना के देखा है। इसका क्या था 3 को दुगना करेंगे कितना आएगा हमारे पास 6। देखिए ये भी सही है। अब जैसे मान लीजिए हमने कहा कि कार्बन 7 है, मान लीजिए कार्बन 7 है और हमने कहा हाइड्रोजन कितना होगा, तो एल्कीन है तो आप कैसे करोगे, तुरंत करोगे, उसको दुगना कर दोगे। तो 7 को दुगना करो कितना आएगा 14। तो ये हमारा क्या होगा एल्कीन हो जाएगा। बोलो क्लियर है। अब हम आ जाते हैं एल्केन में। हम किस में आ जाए
एल्केन में। एल्केन में आ जाएंगे तो क्या करेंगे हम, एल्केन का जो सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2। मतलब जो कार्बन की संख्या है उसको दुगना करो या 2 से गुणा करो और +2 कर दो। कितना कर दो, +2 कर दो, तो जो आएगा वो हाइड्रोजन की संख्या आएगा। क्या ये सही है कि गलत, करके देखते हैं। पहला क्या है, यहां पे कुछ नहीं है, मतलब कि यहां पे कार्बन है 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2 या 2 1 2, और 2 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4। देखिए 4 आ रहा है, समझ रहे हैं। इसको देखते हैं, क्या करेंगे, कार्बन की संख्या को पहले दुगना करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, 2 2 4, और 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6। क्लियर है। 3 कार्बन था, 3 2 6, 6 + 2 8। हमने कहा इसके 7वें सदस्य का इसका निकालो भैया, इसके 7वें सदस्य का निकालें तो 7 का दुगना करेंगे या 7 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 14, और 14 में 2 जोड़ेंगे तो 16। बोलो बात समझ में आ रही है कि एल्केन में क्या करेंगे कि जब उसको दुगना करेंगे तो उसमें 2 और जोड़ देंगे। ठीक है। एल्कीन में क्या करेंगे, केवल दुगना करके लिख देंगे, वही हाइड्रोजन की संख्या हो जाएगी। और एल्काइन में क्या होगा, थोड़ा ये देख लेते हैं। CnH2n-2, मतलब 2 और उसमें से घटा देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं, चेक करते हैं। पहले इससे चेक करते हैं, जो हम बना लिए उससे पहले चेक कर लेंगे, ऐसे थोड़ी कर लिया जाता है। ये जो कोर्ट है ये सबूत और गवाह मानती है ना, तो हम लोग गवाह पहले पेश करते हैं। चलिए देखा जाए, हमारे पास कार्बन कितना है, कार्बन है 2, है 2, उसको दुगना कर देते हैं तो 2 का टेबल तो बचपन का पहला टेबल होता है और वो टेबल आज तक याद होगा। बाकी टेबल भले ही भूल जाए, 13 14 15 16 भूल जाते हैं हम लोग, लेकिन 2 की टेबल कभी नहीं भूलते हैं। कुछ नहीं, हम जानते हैं कि जो है दुगना कर दो, तो 2 2 4, 4 हो गया। अब इसमें है क्या, 2 घटाना है, मतलब दुगना करने पे जो आए उसमें से 2 क्या कर दे, घटा दे। तो 4 में से 2 घटाएं कितना आएगा, 2 आएगा। सही है कि नहीं सही है। चलिए इसको चेक करते हैं। 3 2 6, 6 में से 2 घटाए कितना आ गया, 4। बोलो क्लियर है, अपना हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सिंपल सा चीज है। तो ये चीज में कोई डाउट तो नहीं है आप लोग को, नहीं होना चाहिए, सिंपल है। चलो इसका भी 7वां वाला निकाल के देख लें, 7वां वाला, 7वां। चलिए तो हम इसमें कर क्या रहे थे, हाइड्रोजन, देखो कार्बन की संख्या तो हमको तुरंत क्लियर हो जाएगी, कार्बन 7 है। हाइड्रोजन कितना होगा ये देखो, क्योंकि यहां पे देखो, जैसे यहां पे कार्बन हमेशा 7 है, कार्बन इसमें भी 7 है, कार्बन इसमें भी 7 है, और कार्बन इसमें भी 7 है। हाइड्रोजन की जो संख्या है वो डिसाइड करेगी कि वो एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है। द्विबंध त्रिबंध नहीं डिसाइड करेंगे, हाइड्रोजन डिसाइड करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन कम होगा तो द्वि और त्रिबंध बनेगा, हाइड्रोजन पर्याप्त मात्रा में होगा तो एकल बंध बनेगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। आप ये मत कहिएगा कि सर 2 बंध के कारण हाइड्रोजन कम ज्यादा हुए, हाइड्रोजन को क्या दिक्कत है भाई, हाइड्रोजन आराम से जुड़ जाएगा। यहां पे ये जो द्विबंध और त्रिबंध है वो हाइड्रोजन के पीछे बन रहे हैं। हाइड्रोजन कम था तो द्विबंध, हाइड्रोजन बहुत कम था तो त्रिबंध, और कम होगा तो फिर यौगिक बनेगा ही नहीं। ये चीज ध्यान दीजिए, अगर इससे ज्यादा कम होगा तो वो यौगिक फिर बनेगा ही नहीं। ठीक है, चलो इसका भी निकाल के देखें। तो 7 2 14 या 7 दूनी 14, 14 में से 2 घटाए कितना आया, 12। देखिए अब ये 3 के तीनों वही सेम है, कार्बन यहां भी 7, यहां भी 7, यहां भी 7। अंतर क्या है, एक में 16 है, एक में 14, एक में 12 है, मतलब इसमें सबसे ज्यादा है, फिर कम, फिर और कम। तो जैसे जैसे हाइड्रोजन कम होता जाएगा वैसे वैसे द्वि और त्रिबंध का निर्माण होता जाएगा। क्लियर है बात। तो अपना जो आज का लेक्चर है हम इसको यहीं पे खत्म करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि अगर आप लोग इसको प्रॉपर्ली थोड़ा समझ लिए होंगे तो आपको एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बीच में अंतर क्लियर हो गया होगा, या इसको दूसरे शब्दों में बोले एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध में आपको जो डाउट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो यहां पे हम एल्कील समूह की बात करेंगे। अभी एल्केन से ही हम लोग एल्कील समूह का निर्माण करेंगे, और एल्कीन के संग फिर क्रियात्मक समूह जोड़ेंगे। क्रियात्मक समूह, थोड़ा सा वेट करिए, क्रियात्मक समूह क्या होता है, तो जब एल्कील के संग
क्रियात्मक समूह जोड़ेंगे तो फिर नए नए यौगिकों का निर्माण होगा, और ये जो नए यौगिकों का निर्माण होगा फिर इसके बाद इन सभी का नामकरण करना है। इन सब का हमको फिर क्या करना है, लाइन से नामकरण करना है। ठीक है, तो आज हम अपने इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जब मिलते हैं तो इसके आगे क्लास कंटिन्यू।